हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन से हम लोग अनलॉक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है वो धीरे-धीरे करके इम्प्रूव होता जा रहा है ना? बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने ऑनलाइन डिस्कस किए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ को आप लोगों ने लाइक किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो भी नए मेंबर अभी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हम इस टॉपिक को लेके देखें तो इसमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, बट उनके अगर इम्पोर्टेंस के बारे में देखें, उनको हम किस तरीके से यूज़ करें कि वो लॉन्ग लाइफ तक चलें। कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड है, जो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनको हमें देखना है कि उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हम रिन्यू कर सकते हैं, उनको हम दोबारा बना सकते हैं, दोबारा जनरेट कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज पे हमें डिपेंड होना चाहिए, और जो लिमिटेड है उन पे कम से कम हम उनका यूज़ करें तो वो हमारे लिए बेटर होगा। आज हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे कि ऐसे कौन-कौन से सोर्सेज हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, जो लिमिटेड है, और कुछ ऐसे जो हैं जो अनलिमिटेड है, राइट? अगर हम एनर्जी की बात करते हैं कि एक जो हमारी एनर्जी होती है वो गुड एनर्जी की कैटेगरी में कब आएगी? तो जो गुड एनर्जी की कैटेगरी में हम उसको बोलते हैं बच्चों, कि जिसका जो आउटपुट होता है वो यूनिट पर मास और वॉल्यूम जो होता है वो अच्छा माना जाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो गुड एनर्जी कैटेगरी में आता है। गुड एनर्जी में अगर हम बोलते हैं तो ये क्या होना चाहिए, ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तो हम उसको गुड एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं। और ऐसी एनर्जी जिसको हम आसानी से स्टोर कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, वो गुड एनर्जी के टर्म में आता है। अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो सोर्सेज हैं। नाम से ही पता चल रहा है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और दूसरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे हम बात करते हैं वुड की, फ्लोइंग वाटर की, फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस है। ये क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। ये आपके क्या है, ये लिमिटेड है। जैसे कोल की मैं बात करता हूँ, पेट्रोल की बात करता हूँ, नेचुरल गैस की बात करता हूँ, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की, नॉन कन्वेंशनल की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ओशियन एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है ना? इस तरीके से बहुत सारी एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जीज है, न्यूक्लियर एनर्जी है। अगर इन दोनों कैटेगरी को हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसको हम नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी। रिन्यूएबल मीन्स हो गया जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, लाइक सन हो गया, विंड हो गया, है ना, फ्लोइंग वाटर हो गया, ओशियन हो गया, वुड हो गया, बायोमास हो गया। ऐसे सोर्सेज हैं जिसको हमें, इन पे हमें डिपेंड होना चाहिए, बिकॉज दीज रिसोर्सेज आर इन कैटेगरी ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे पास लिमिटेड है, बट हमारी मजबूरी है, उनको हम लोग यूज करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो कहता है कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं। दीज रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। इनको हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। ये अगर एक बार खत्म हो गए, लिमिटेड है, तो ये क्या होगा, दोबारा हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव नॉट डिपेंड ऑन दीज रिसोर्सेज, वी हैव टू डिपेंड ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट? तो आजकल देखेंगे आप लोग कि ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम नॉन रिन्यूएबल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज जो हम लोग सोलर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, विंड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये रिन्यूएबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं, बहुत सारे इसके एडवांटेज है। हम लोग आगे चल के बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ डायग्राम्स दिखा रखे हैं। तो कह रहा है कि जियो थर्मल एनर्जी अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसको बेसिकली किस तरीके से देखते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, सेकंड डायग्राम आप देख रहे हैं। तीसरा हमारे पास है कि अगर हम सी एनर्जी, जो टाइडल वेव्स होती हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं, उसमें अप एंड डाउन आता है, तो उसको हम बेसिकली यूज करते हैं टरबाइन के फॉर्म में। मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, फिर फाइनली हम उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। और लास्ट आपका जो हमारा ग्रोइंग स्टेज है, जो अपकमिंग टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं कि जो आज का फ्यूचर है वो सोलर पे डिपेंड हो रहा है, तो सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास एक छोटा सा सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, जो अंदर जो रॉक्स के अंदर हीट होती है, अगर स्टीम को हम लोग निकालते हैं, उसको हम फर्दर यूज करते हैं। तो बाइनरी साइकिल पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली इसमें मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रखा है कि प्रोडक्शन वेल है, जो अर्थ के अंदर जो हमारे पास स्टीम्स होती है, उसको हम क्या करते हैं, इंजेक्शन वेल से हम लोग निकाल लेते हैं। और उसके बाद प्रोडक्शन वेल से अगर ऊपर स्टीम जाती है तो क्या होगा, स्टीम के अंदर प्रेशर होता है ना, और उसके अंदर जो होगा एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, फर्दर टरबाइन को मूव कराने के लिए यूज करते हैं। टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, और विद द हेल्प ऑफ जनरेटर वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो हमारे पास एक बल्ब है, आप देखिए वो ग्लो कर रहा है। अगेन जो भी स्टीम होती है उसको हम कंडेंस करके, ठंडा करके हम क्या करते हैं, इंजेक्शन वेल से हम क्या करते हैं, उसको नीचे डाल देते हैं।
तो ये बेसिकली हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें शो कर रहा है कि अगर हम चाहे तो टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रो पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। इसका मतलब वाटर की एनर्जी को अगर हम लोग यूज करते हैं, हमें पता है कि वाटर जो होता है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बहुत सारे हम डैम बनाते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। डैम से क्या होता है कि उसको हम फर्दर जो फ्लड होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इरिगेशन में हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं। तो ये सारा हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का एग्जाम्पल। अगर मैं बात करता हूँ ले आउट ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, डैम बने होते हैं, डैम से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होता है वो फर्दर हम उसको यूज करते हैं। और आप देख रहे हैं डायग्राम में एक टरबाइन लगी हुई है, टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी आती है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी वाटर की होगी वो मिलेगी। टरबाइन रोटेट करेगी, टरबाइन के थ्रू आपका जो जनरेटर का शाफ्ट है वो कनेक्टेड होता है, जनरेटर रोटेट करता है। और आपको पता है कि जनरेटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो उस मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर पावर हाउसेस होते हैं, पावर हाउस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजते हैं, वहाँ ट्रांसफार्मर से जो एनर्जी होती है उसको हम स्टेप अप कर लेते हैं, वोल्टेज को अप कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन से जो केबल्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोगैस प्लांट की। बायोगैस प्लांट आपको पता है कि बेसिकली जो हमारे पास बायोगैस होते हैं, जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स के बॉडी से, डेड बॉडी से मिलती हैं, तो बेसिकली बायो या जो वेस्टेज होते हैं उसको अगर हम यूज करते हैं तो बायोगैस बनती है। बेसिकली इसके प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास डेमो टाइप का बायोगैस प्लांट मैंने बना रखा है। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्लरी हम लोग यूज करते हैं, स्लर ऑफ कैटल, कैटल का हम लोग यूज करते हैं, इसमें वाटर के साथ हम उसको मिलाते हैं। स्लैब कन्वर्टर इसमें लगा होता है, कवर लगे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, वाटर और स्लर जो कैटल का होता है, डग होता है, कैटल के जो डग होते हैं उसको हम मिक्स करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको फर्मेंटेशन करते हैं, उसको सड़ाते हैं। थोड़ी 15-20 दिन बाद क्या होता है, जब वो सड़ जाता है तो उसके अंदर क्या होती है, गैस बनती है। उस गैस को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। और फर्दर उसको हम होम अप्लायंसेज में या अदर जो एप्लीकेशंस होते हैं वहां हम लोग उसको यूज करते हैं। ये भी अगर देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट गैस मिलती है। इसमें आपको कोई ऐसा वो नहीं होता, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगती है आपकी, बट मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें जीरो होती है और इसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप बायोगैस जनरेट कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट हमारे पास होता है सोलर एनर्जी। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, आजकल आप देख रहे हैं ई रिक्शा आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो सोलर पे डिपेंड हो रही है। बहुत सारे डोमेस्टिक बिल्डिंग्स बन गई हैं जिसमें सोलर पैनल लग रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है जिसमें सब्सिडी दे रही है कि अगर आप अपनी बिल्डिंग पे सोलर लगाते हैं, सोलर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, तो जो आपका स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वो उसको परचेज भी कर सकता है। इस तरीके से सोलर एनर्जी का काफी अच्छा वो चल रहा है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, सोलर पैनल्स लगे होते हैं। सोलर पैनल्स में क्या होता है, सोलर एनर्जी को फर्दर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली होता है सोलर एनर्जी का, अगर हम लोग बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसमें महंगा पड़ता है। बट आफ्टर 20 और 25 ईयर्स ये जो अपनी कॉस्ट होता है वो इसको दे देता है और उसके बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी को यूज करते हैं। अगर हम अपने घरों में भी लगाते हैं सोलर एनर्जी को, सोलर इन्वर्टर आते हैं बेसिकली, तो वो क्या करते हैं, हमारी जो आपका एनर्जी लॉसेस होता है या एनर्जी जो कॉस्ट होती है उसको 50% रिड्यूस कर देता है। राइट। इस तरीके से अगर हम सोलर अप्लायंसेस की बात करते हैं कि सोलर को एनर्जी को हम कहाँ पे यूज करते हैं, सोलर पैनल आपने लगा दिया, यहाँ पे अगर कोल्ड वाटर जाता है तो कोल्ड वाटर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो सोलर कलेक्टर्स होते हैं, सोलर कलेक्टर्स हीट के फॉर्म में अगर देखें तो उस कोल्ड वाटर को हीट में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर जो बॉयलर होते हैं या अदर हमें हॉट वाटर की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो सोलर का बेसिकली यूज होता है रूम हीटर की तरह यूज कर सकते हैं इसको, वाटर हीटर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, या सोलर कुकर की तरह हम इसको यूज करते हैं। और 90% हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी रिन्यूएबल होती है, फ्री विंड अवेलेबल होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास विंड होती है उसको ये प्लांट वहां पे लगाए जाते हैं जहाँ पे विंड की डेंसिटी जो होती है वो अच्छी हो, विंड की स्पीड जो होती है वो 15 किलोमीटर पर आवर की एटलीस्ट रिक्वायरमेंट होती है। राइट। ये हमारे पास कुछ विंड एनर्जी के प्लांट्स हैं। अगर मैं विंड एनर्जी के प्लांट की बात करता हूँ तो इसमें एक रोटेटिंग जनरेटर लगा हुआ है जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फर्दर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर से लगा के इसके वोल्टेज को अप कर लेते हैं और सब स्टेशन को सेंड कर देते हैं। सब स्टेशन के बाद क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन लगी होती है, उससे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजते हैं। ट्रांसमिशन लाइन या ग्रिड जो लगे होते हैं वो फर्दर क्या करते हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेस को, इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास विंड है ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसकी स्पीड जहाँ पे अच्छी होती है वहीं हम इसको इंस्टॉल करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं विंड की, तो विंड एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली जो हमारे पास ये टरबाइंस लगी होती है, टरबाइंस के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, जनरेटर लगा होता है। सेंसर क्या करते हैं, जो विंड की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में उसको मूव कराते हैं। और जनरेटर्स क्या होता है, फर्दर जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है विंड से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फर्दर ट्रांसमिशन लाइन को सेंड कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सी में टाइडल एनर्जी बेसिकली निकलती है। वहां पे अप एंड डाउन चलता रहता है, तो उससे क्या होगा कि जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं या उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। अगर इसको देखें तो यहाँ पे देखिए अगर टाइड्स कमिंग होती हैं तो वहां भी आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, और उस टरबाइन को रोटेट कराता है, टरबाइन के थ्रू हम जनरेटर लगा देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। और अगर जो टाइड है वो जाती है तो आने और जाने दोनों साइड में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अगर मैं इसकी एक्चुअल डायग्राम की बात करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम्स बने होते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे टरबाइंस लगी होती है, टरबाइंस रोटेट करते हैं, उनकी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, फर्दर मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं जनरेटर के थ्रू, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की। जियोथर्मल बेसिकली हमें पता है कि जो अर्थ के अंदर एनर्जी होती है, अर्थ के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग वेल बनाते हैं। वेल के थ्रू जो एनर्जी है, जो वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस टेम्परेचर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर फर्दर हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोडक्शन वेल लगा है, प्रोडक्शन वेल से हम क्या करते हैं, स्टीम को चेकआउट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फर्दर टरबाइन में इंसर्ट कराते हैं, टरबाइन रोटेट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। और जो फर्दर जो टरबाइन के थ्रू जो आपका स्टीम बचता है उसको हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन के थ्रू कंडेंस कर लेते हैं और अगेन उसको इंजेक्शन वेल के थ्रू अर्थ के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। इस तरीके से जो हमारा जियोथर्मल एनर्जी होता है उसको हम लोग फर्दर यूज करते हैं। बट इसमें भी देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी है, रिन्यूएबल है, बट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी भी ज्यादा होती है। बट हमें ये जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है इनको न देखते हुए ऐसे सोर्सेज पे डिपेंड होना है जो हमारे रिन्यूएबल होते हैं, जो लॉन्ग लाइफ चलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को कम डिपेंड होना है जो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल, कोल, ये सारे क्या है, इनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, इनसे पोल्यूशन होते हैं। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आप देख रहे हैं ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पोल्यूशन फ्री है, जो आपको आपकी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें ऐसे रिसोर्सेज पे डिपेंड होना होता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी में बेसिकली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। जितने भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें हम पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट ही यूज करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि अगर डिसएडवांटेज हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो बहुत हाई कॉस्ट के होते हैं, और जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं बेसिकली यूरेनियम, थोरियम यूज करते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स से जो हार्मफुल न्यूक्लियर वेस्टेज निकलते हैं ये काफी, इनको डिस्पोज करने में प्रॉब्लम्स आती है। इसको देखते हुए इंडिया में कम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए हैं, बट ये भी हमारा एक अच्छा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का, राइट। Thank you so much. I hope I hope you will like this lecture, and this is most important topic for board point of view and as well as for in for our daily life, है ना। ऐसे रिसोर्सेज को हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें हम अपने करियर को बना सकते हैं और किसमें हम लोग जा सकते हैं। Okay, thank you. I hope you will like this lecture. और again I am requesting to all of you who have not subscribed my channel, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो क्वालिटी एजुकेशन की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, ताकि आप उसका एंजॉय लेते रहें। थैंक यू सो मच।